डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम बीटर। दोस्तों, हमारे सी टेट की सीरीज चल रही है। उसमें हमें जो आपके 2011 से लेकर 2019 तक के जो भी एग्जाम्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, मैं आपको वो सॉल्व करा रहा हूँ। उसमें मैंने जो सी टेट का 26 जून 2011 का जो पेपर हुआ था, मैंने उसको पूरा सॉल्व करा दिया है। अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखा तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं। हमारे आप वीडियोस में जा करके वहाँ पर उसका टाइटल बना हुआ है 26 जून 2011 सी टेट ऑल सी टेट सॉल्व पेपर। आप वहाँ पर जाकर वो सारे पेपर्स देख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, अब जो मैं सेट करा रहा हूं दोस्तों, ये 29 जनवरी 2012 को जो सीटेट का एग्जाम हो चुका है, मैं उसको सॉल्व करा रहा हूं। उसके जो 5 सेक्शंस होंगे उसमें, जैसा कि मैंने आपको पहले से बता रखा है, उसमें से मैं ऑप्शनल वाला जो सेक्शन होगा वो मैं छोड़ दूंगा। बाकी जो 4 सेक्शंस होंगे वो मैं सॉल्व कराऊंगा। 4 में से मैं 3 आपको जो है इसमें सॉल्व कराऊंगा फोन पर। बाकी जो है क्या होगा, बाकी एक जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसमें जो क्वेश्चंस जो पेडागोजी वाले होंगे वो मैं आपको ऐसे सॉल्व करा दूंगा, और जो पेडागोजी के अलावा जो सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस होंगे उनको मैं दोस्तों बोर्ड पर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का हमारा पहला जो सेक्शन हम लोग यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ मैं आपको, ये क्या है, ये दोस्तों हिंदी का है। भाषा 4 है, भाषा 4 के रूप में हिंदी का सेक्शन है, और इसके बाद में और भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो पहले हिंदी का पोर्शन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या है देखिएगा, पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने हिंदी का 91 नंबर। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, मंदिरा मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई, इन सभी वाक्यों का मंदिरा एक लड़की है, कक्षा किसमें पढ़ती है, पहली कक्षा में। ठीक है, वह इन वाक्यों का क्या करती है, प्रयोग करती है। अब इसमें 4 ऑप्शंस देखिए क्या है दोस्तों। ऑप्शंस हैं, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, बिल्कुल सही है। केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करना जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्य बोल सकती है। नहीं, पहले तो आप ये वाला मैं वाले वाक्य आप हटा दीजिए, ये इसका कोई मतलब, मुझे बोल तो रही है, मैं वाले वाक्य का क्या मतलब है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का प्रयोग करना समुचित है। केवल सर्वनाम का लिंग वचन नहीं, पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या होगा, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से वह सर्वनाम का प्रयोग करना जानते हैं। सही ऑप्शन दोस्तों ये होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्रिया और लिंग के अकॉर्डिंग जो वो लगा रही है, मैं थक गई, मैं थक गया तो नहीं लिख दिया उसने, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मुझे आम बहुत अच्छा लगती है, ऐसा तो नहीं लिखा ना उसने। इसलिए जो इसमें सही ऑप्शन जो दोस्तों हो जाएगा वो पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 92, भाषा। अब भाषा क्या है देखिए, भाषा के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए। नियमों की जानकारी से ही निखरती है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको जब ये क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, पिछला वाला जो मैंने सेट सॉल्व किया, मैंने उसमें बताया जब भी भाषा सी टेट में अपने जब भी भाषा वाला होता है, कोई क्वेश्चन आता है, या आप ऐसे भी आपसे अगर कोई पूछता है किसी भाषा, अगर आपने कोई भाषा सीखी तो आप किस मानक के आधार पर आप उसको मानेंगे कि वो आपने सीख पाए कि नहीं मान पाए, सीख पाए कि नहीं सीख पाए। तो आप दोस्तों किस मानक पर मानते हैं? भाषा सीखने का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, या वह इस बात पर मानक पर मापी जाती है कि आप अपने जो बात है, अपने जो विचार हैं, सामने वाले के सामने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप अपनी बात को रख सके और सामने वाले को अपनी बात समझा सके। इसी मानक के आधार पर माना जाएगा कि आपने भाषा का पूर्ण अर्जन कर लिया, मतलब आपने भाषा पूरी तरह से आपने सीख ली है। ठीक है, और कोई तरीका नहीं, आप उसका नियम जाने या ना जाने, उसका व्याकरण जाने या ना जाने, उससे कोई लेना देना नहीं। आप सिर्फ क्या अपनी बात को सामने वाले के सामने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उसको समझा ले जाएं, ये मान लिया जाएगा कि आप उस भाषा को पूरी तरह से सीख गए। बात समझ में आई दोस्तों? भाषा सीखने का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यही होता है, इससे बड़ा कोई भी विकल्प सही ही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें क्या है, भाषा नियमों की जानकारी से ही निखरती है, विद्यालय में ही सीखी जाती, पहले आप ये वाला ऑप्शन हटा दिए, विद्यालय में ही सीखी जाती, ये क्या बात हुई। उसके बाद चौथा ऑप्शन देखिए क्या है दोस्तों, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। अभी देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, भाषा सीखने में ये नहीं मतलब होता कि आपने उसके नियम जाने, आप उसका व्याकरण नहीं, आपका सिर्फ क्या है, आप अपनी बात को सामने वाले को समझा सके, बस वही आप मान लीजिए भाषा सीख। चौथा ऑप्शन भी कट करिए दोस्तों। अब बचे 2 ऑप्शन, नियमों की जानकारी से निकलती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था। अभी फिर वही बात हो गई, जैसे चौथा ऑप्शन जो था उसी के अकॉर्डिंग पहला भी, ये भी हटाइए, नियमों की जानकारी से निकलती, ये मतलब बात नहीं हुई है। अब इसमें बात है नियमबद्ध व्यवस्था है दोस्तों, क्या यह बात, नियमबद्ध व्यवस्था है। तो उसमें सही ऑप्शन जो दोस्तों हो जाएगा वो हमारा तीसरा हो जाएगा, नियमबद्ध व्यवस्था है। बात समझ में दोस्तों? देखते हैं अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। भाषा का जब पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? अब देखिए ऑप्शन आपके सामने, भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य। ठीक है, अब आप भाषा की पाठ्य पुस्तक बना रहे हैं, उसमें क्या है, विषय वस्तु में वैविधता लाना, बिल्कुल सही बात, ये तो होगा ही होगा।
भाषा की विभिन्न छटाएं भी आप रखेंगे, ये भी सही होगा। अभ्यासों में विविधता, ये भी आप रखेंगे। अब पाठों की संख्या जो है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, पाठों की संख्या में आप देखेंगे कि अब आप किस क्लास की पाठ्य पुस्तक बना रहे हैं। जिस क्लास के आप, अगर आप बड़े स्तर की पाठ्य पुस्तक बना रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा पाठों की संख्या का निर्माण रखेंगे। छोटे स्तर के बजाय छोटे कम पाठों का निर्माण, ये लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इसी बात पर नहीं निर्भर करेगी कि हम एक कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक बना रहे हैं तो हम उसमें 10 लेसन ही बनाएंगे, तो हम बस इसी बात पर सिर्फ लगे हुए हैं। पता चला 10 लेसन एक अच्छे हायर लेवल के हमने बना दिए, लेवल का कुछ ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। विविधता, भाषा की विभिन्न विभिन्न छटाएं आ ही नहीं रही हैं, पाठ्य पुस्तक में विविधता आ ही नहीं रही। हमने क्या किया, सिर्फ हम चैप्टर पर ही खड़े हुए हैं कि हम चैप्टर पर हम 10 हमें बनाने हैं। ये तो कोई बात, ये बात की बात होती है। ये मतलब जो पॉइंट है ये आपका कम ही महत्वपूर्ण वाले बिंदु में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, वो जो सही होगा वो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं हम लोग। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, 94 नंबर क्वेश्चन है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ावा देता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। पहले बात तो आप देखिए, तीसरा ऑप्शन आप देखिए, शिक्षकों के लिए गहन समस्या। भैया एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग शिक्षकों के लिए गहन समस्या नहीं है। बहुभाषी कक्षा होगी तो टीचर को अपनी पूरी रणनीति के साथ उस कक्षा में जाएगा। साथ ही साथ बहुभाषी कक्षा में बच्चे एक से अधिक भाषाएं जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि उनको उस तरह के बच्चे मिलेंगे, उस तरह के जब साथी मिलेंगे उस तरह की भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो वे लोग वो भाषाएं जल्दी सीख जाएंगे। तो पहले आप तीसरा ऑप्शन हटाइए। कक्षाई जटिलताओं को बढ़ावा देता, नहीं नहीं, बढ़ावा नहीं देगा। बहुभाषी कक्षा जो होगी बच्चों को जल्दी सीखने में मदद करेगी। अब किसी भी एक भाषा की निपुणता में बाधक है, हाँ ये भी बात गलत है। एक भाषा की निपुणता में एक भाषा तो बच्चे को आती ही आती है। बहुभाषी बच्चा अधिक भाषाओं का जब वो यूज़ करेगा उसको सारी भाषाएं लगभग आने लगेंगी। चौथा ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या है, चौथा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। ये जो हो जाएगा, ये ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। एक से अधिक भाषाओं का जब बच्चा प्रयोग करता है तो वो जो भाषाएं होती है वो संज्ञानात्मक विकास में दोस्तों क्या होती है, बच्चे के सहायक होती हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, 95 नंबर। क्या है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए मैंने बोला अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा क्वेश्चन मैंने क्यों बोला, देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में एक बात आई है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं। आप क्वेश्चन बाद में सॉल्व करें, पहले आप हमें एक चीज बताइए, अर्जन और अधिगम, यहाँ पर दो शब्द आए हैं। आपको क्या ये वर्ड मालूम है, इन वर्ड का मीन्स आपको समझ में आता है? अगर नहीं आता तो आप देखिए क्या है। एक वर्ड आया दोस्तों अर्जन, एक वर्ड क्या है दोस्तों अर्जन। अब दूसरा वर्ड दोस्तों क्या आया, दूसरा वर्ड आया दोस्तों अधिगम। ठीक है, दूसरा वर्ड दोस्तों आया अधिगम। अब अर्जन और अधिगम क्या है दोस्तों, अर्जन क्या है, अर्जन जो होता है वो बिना प्रयास के सीखा जाए वो अर्जन कहलाता है। जो प्रयास के बल पर सीखा जाए दोस्तों वो अधिगम कहलाता है। फिर समझिए मैंने क्या बताया, जो बिना प्रयास के सीखा जाए, बिना प्रयास के जो सीखा जाए, ये प्रयास ही एक वर्ड आएगा। ठीक है, प्रयास एक वर्ड है। जो बिना प्रयास के सीखा जाए वो अर्जन, ठीक है, और जो प्रयास के बल पर सीखा जाए वो अधिगम। अब बच्चा जो होता है वो क्या बिना प्रयास के क्या सीखता है, वो बच्चा जो होता है वो बिना प्रयास के मातृभाषा सीखता है। मातृभाषा कभी भी बच्चे को सिखाने के लिए कभी भी सीखना नहीं पड़ता, बच्चा मातृभाषा बिना प्रयास के सीख जाता है। इसलिए हमेशा बोला जाएगा कि बच्चा मातृभाषा का अर्जन करता है और अन्य भाषाओं का अधिगम करता है। बात समझ में आई दोस्तों। बच्चा घर में रहता है, वो मम्मी पापा बोलना, चाचा चाची, ताऊ ताई, अंकल आंटी सब बोलना सीख जाता है, क्योंकि उसी परिवेश में वो रह रहा है। तो वो मातृभाषा उसकी, जैसा उसकी मातृभाषा सिखा रही है वैसा वो सीख जाता है। उसने क्या कोई प्रयास किया, वो सिर्फ सुन रहा था, सुन करके सीख गया। ठीक है, बिना प्रयास के उसने सीखा, तो बिना प्रयास के सीखा तो क्या होगा, वो अर्जन हो जाएगा। अब वो बड़ा हुआ, उसने और भाषाएं सीखी, उसने उनको समझा, समझने के बाद सीखा, तो उसमें समझने के लिए उसने अपना दिमाग यूज़ किया। ठीक है, तो उसको दिमाग को उपयोग में लिया उसने, तो उसमें क्या हो जाएगा, वे जो भाषाएं होगी वे अधिगमित करेगा वो। तो बिना प्रयास के सीखने वाली भाषा अर्जन कहलाती है, जो प्रयास के बल पर सीखी जाती है वो अधिगम कहलाता है। बच्चा बिना प्रयास के मातृभाषा सीखता है, तो बच्चे की जो अर्जित भाषा होगी वो हमेशा कौन सी होगी, मातृभाषा होगी दोस्तों। ठीक है, और जो अधिगम करके सीखेगा वो अन्य भाषाएं हो जाएंगी। बात समझ में आए दोस्तों। ये तो हो गई एक जो अर्जन और अधिगम में अंतर हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन है हमारा, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो गया। उसके बाद क्या है, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। और चौथा ऑप्शन क्या, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होती है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है।
अब क्वेश्चन देखिए फिर से, आप समझिए। पहले क्वेश्चन क्या था, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों बात देखिए क्या नहीं है आई है। अच्छा, चौथा ऑप्शन भी आपने पढ़ा, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। देखिए ये तो बात बिल्कुल सही हो गई। अभी मैंने आपको क्या बताया कि बिना प्रयास के जो सीखे जाए वो क्या हो जाएगा, अर्जित हो जाता है, मतलब वो अपने आप सीख लेता है तो अर्जन करना कहलाता है। जो प्रयास के बल पर सीखा जाए वो अधिगम करना कहलाता है। तो चौथा ऑप्शन जो भाषा भाषा अर्जन क्या होता है, वो सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम क्या होता है, प्रयासपूर्ण होता है। तो ये ऑप्शन तो इसके अकॉर्डिंग हाँ वाले में चला जाएगा। तीसरा ऑप्शन दोस्तों क्या दिया है, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये छोड़ दीजिए। पहले दूसरा दिए, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा बनती है। अभी मैंने आपको क्या बताया, बच्चा मातृभाषा का क्या करता है, अर्जन करता है, मातृभाषा को अर्जित करता है। क्वेश्चन कई बार ये वाला आया कि मातृभाषा अर्जित की जाती है कि अधिगमित की जाती है, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा हाँ वाले के अकॉर्डिंग। पहला ऑप्शन था सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल, सांस्कृतिक विभिन्नता इस पर बहुत बड़ा फर्क डालती है, प्रभाव छोड़ती है अपना, तो ये भी क्या होगा, महत्वपूर्ण कारक है। तो तीसरा ऑप्शन बच गया दोस्तों, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। ऐसा कैसे दोस्तों, आप अनुवाद का सहारा ले करके तो सीखते हैं, एक भाषा नहीं समझे तो उसको ट्रांसलेट, इंग्लिश की आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, आप उसको नहीं सीखो तो उसको ट्रांसलेट पहले हिंदी में करते हैं तब उसको सीखते हैं, फिर भी आप दोनों भाषाओं में कन्वर्ट करने, एक अनुवादित करने के बाद आप उसको सीख जाते हैं, तो सीख जाते हैं नहीं सीख जाते। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। बात समझ में आई दोस्तों। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। एक बहुभाषिक कक्षा है, उसमें आप सबसे कम महत्व किसे देंगे, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने है। बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन हैं आपके साथ। बहुभाषिक कक्षा मतलब जिसमें बच्चे एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। कम महत्व देना दोस्तों, क्वेश्चन में देख लीजिएगा, तो इसको तो आप अधिक महत्व देंगे, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है। कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री समृद्ध वातावरण, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इसमें इसको भी ज्यादा महत्व देंगे, कम महत्व आप नहीं दे सकते। और देखिए विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, अब विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य तो भाई वहाँ होना ही चाहिए, अब क्योंकि बहुभाषिक कक्षा है तो ये भी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन देखिए, अब बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। अब बहुभाषिक कक्षा है तो इसको आप बताएंगे तो, लेकिन इतने मुख्य स्तर के रूप में नहीं बताएंगे कि आप इसी पे पूरा जोर आप दे रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा ये सबसे कम महत्वपूर्ण में दोस्तों चला जाएगा। तो ये जो सही ऑप्शन दोस्तों हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्राथमिक स्तर 97 नंबर है क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस तरह की रचनाओं को स्थान देना चाहिए। देखिए ऑप्शंस आपके साथ, केवल कहानियाँ और कविताएं, विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों, ठीक है, हो सकता है। चौथा वाला ऑप्शन हो सकता है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। विदेशी साहित्य की रचना, ठीक है, दिया जाना चाहिए। और केवल कहानियाँ अथवा कविताएं दिया जाना चाहिए, केवल कहानियाँ अथवा कविताएं हो सकता है। चलिए अच्छा, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए ऐसी रचना जो बच्चों के परिवेश से जुड़े। देखिए फिर वही बात आ गई, मैंने आपको क्या समझाया, मैंने बताया है कि जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप बच्चे को जब भी कक्षा में जाते हैं पढ़ाने, तो आप उसको जब भी कोई चीज़ सिखाते हैं तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा तब ज़्यादा चीज़ें सीख पाएगा जब आप उसको जो पढ़ा रहे हैं उसको आप उसके दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ा दें, ठीक है। उसको आप दैनिक जीवन में जो उसके साथ घटनाएं हो रही, दैनिक जीवन में जो वस्तुएं हैं, आप उसके साथ जब उसको संबंधित करके किसी चीज़ को पढ़ा देंगे, बच्चा लाइफ टाइम कभी भूल ही नहीं सकता, जीवन पर्यंत उसको वो चीज़ कंठस्थ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन दोस्तों होगा वो ये वाला हो जाएगा, इससे बड़ा सही ऑप्शन फिर हो ही नहीं सकता कोई। आपको मैंने बता रखा है ना कि जब भी क्या होती कोई चीज़, आप किसी भी चीज़ को बच्चों को परिवेश से जोड़कर पढ़ाएंगे, उससे बड़ा ऑप्शन कभी आप सीटेट में नहीं सही करेंगे। बात समझ में आए दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
98 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है 98 नंबर? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, ठीक है, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है? विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तब बोलने की क्षमता का विकास। अब देखिए दोस्तों, फिर अब ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए पढ़िए। तो दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो दैनिक जीवन में हिंदी को समझने और बोलने की क्षमता का विकास, ये तो है दोस्तों, ये नहीं कट कर सकते हैं। अच्छा, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। बिल्कुल, ये भी ऑप्शन आपका सही है, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का भी विकास होना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, ये भी दोस्तों होना चाहिए। अच्छा, तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा था? देखिए, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। देखिए फिर वही बात आ गई, कंठस्थ करना। कंठस्थ करना मतलब याद करना। मैंने आपको क्या बताया? आपको बच्चों को समझाना है, ना कि बच्चों को रटाना है कोई चीज़, ना कि बच्चों को याद कराना। हमेशा बच्चों को समझाना है, उसको हमेशा उसके दैनिक जीवन में जो वस्तुएं उपयोग में आ रहे हैं उनसे जोड़ करके उन चीज़ों को बताना है, जिससे क्या होगा, वो उन, अगर ऐसा आप करने में सफल हो जाते हैं, ऐसा आप करके बच्चे को पढ़ाते हैं, आपको जीवन पर्यंत फिर वो क्या करता, बच्चा उन चीज़ों को भूल ही नहीं सकता। इसलिए याद करने पर आपको नहीं कोई फोकस देना। याद करने वाला अगर कोई ऑप्शन आता है तो वो ऑप्शन आपको क्या कर देना, कट कर देना। बात समझ में आए दोस्तों? यहाँ पर ये वाला ऑप्शन क्या होगा, ये गलत ऑप्शन है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चूंकि इसमें नहीं लगा है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बात समझ में आए दोस्तों? अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा 99 नंबर। हिंदी भाषा का मूल्यांकन, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं। व्याकरणिक नियम, सीखने की क्षमता का आकलन, काव्यगत सौंदर्य और निबंध लिखने की योग्यता। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए। अब आप बताइए कौन सही होगा। इसमें क्या होगा, अगर चौथा ऑप्शन देखें, निबंध लिखने की योग्यता, ठीक है, तो क्या हिंदी भाषा का मूल्यांकन, ठीक है, निबंध लिखने की योग्यता को आप दे सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। काव्य का सौंदर्य, आप देखिए ये भी हो सकता है, क्योंकि बात किस भाषा की हो रही है, हिंदी भाषा की, ठीक है, तो काव्य का सौंदर्य भी हो सकता है। सीखने की क्षमता का आकलन, व्याकरणिक। अब व्याकरणिक नियम पहले तो अब ये हटाइए, मैंने क्या बताया था, भाषा, भाषा क्या है, भाषा में क्या होता है, आप अगर कोई भी भाषा सीखें तो उसमें क्या होता है कि भाषा सीखने का इसमें क्या हो जाता है, वो माना जाता है, तब माना जाएगा जब आप अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सकें, सामने वाले को अपनी बात समझा सकें, तो मान लिया जाएगा कि आपने भाषा क्या है, सीख ली है। ठीक है, अब इसमें क्या है, व्याकरणिक नियम तो सबसे पहले हटा दीजिए। अब इसमें चूंकि हिंदी भाषा, तो काव्य का सौंदर्य आपको लग रहा होगा, लेकिन मैंने आपको फिर वही बात बताई है क्या, कि आप कोई भी भाषा बात सामने वाले तक अपनी बात रख पा रहे हैं, किसी भी भाषा में आप अपनी बात सामने वाले को समझा ले जा रहे हैं, यह मान लिया जाएगा कि आपने उस भाषा का पूर्ण तरीके से अधिगम कर लिया है। ठीक है, किसी भी नियम, किसी पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर। तो सबसे बड़ा जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, सीखने की क्षमता का क्या हो जाएगा, आकलन। सीखने की क्षमता का आकलन, आपने भाषा सीख ली है, आप उसको, अपनी बात को सामने वाले के सामने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ रख पा रहे हैं, उसको समझा पा रहे हैं, मान लिया जाएगा कि आपने भाषा सीख ली है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा ऑप्शन दूसरा नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग। 100 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन के लिए, भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका। ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, संज्ञा शब्दों के दो उदाहरण, बादल, आसमान, चिड़िया। बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा पूरा कीजिए, संज्ञा को परिभाषित कीजिए। अच्छा देखिए, पहला, तीसरा, चौथा, 3 ऑप्शंस आप पहले देख लीजिए। क्या संज्ञा को परिभाषित कीजिए, संज्ञा को परिभाषित पूरा कीजिए, संज्ञा को परिभाषित कीजिए, संज्ञा के 2 उदाहरण लिखिए। अच्छा, उदाहरण तो फिर भी सही है, लेकिन परिभाषाओं का क्या मतलब भैया, आप भाषिक क्षमता के देखने के लिए परिभाषाएं लिखवाएंगे क्या? अच्छा, इसमें क्या है, दूसरा ऑप्शन अब देखिए, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिख। अच्छा, कहानी लिखने में बच्चे को ज़्यादा मजा आएगा, कि उसको इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा होगी, संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा? तो भैया कहानी लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा बच्चों को, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने, संवाद, अदायगी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास,
अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सबसे कम प्रभावी तरीका, क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों क्या है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावित तरीका कौन सा है, सबसे कम बताना है आपको। ठीक है, तो बातचीत करना तो भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। बातचीत करना क्या है, बिल्कुल सही में चला जाएगा, क्योंकि बातचीत करेगा तो अपने जो मन के विचार है बच्चा आराम से सामने वाले तक बता पाएगा। अपने अनुभवों का वर्णन, ये तो सबसे ही सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप बच्चे से किसी उसके अनुभव की कोई कहानी पूछेंगे तो अपने अनुभव, जो खुद का एक्सपीरियंस होता है, व्यक्तिगत अनुभव जो होता है, वो क्या होता है, सब सर्वश्रेष्ठ होता है। उसमें बच्चा गलती करेगा ना, उसमें अच्छे से उसको बताएगा, उसको बताने में उसके अंदर रुचि उत्पन्न होगी, बताएगा, संवाद आएगी, मतलब वो कन्वर्सेशन करके बता पाएगा ना, कन्वर्सेशन कर सकता है, संवाद कर सकता है, उससे बताएगा। अच्छा, ये दूसरा ऑप्शन क्या, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, ये क्या है, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, जो व्याकरण आधारित संरचना उसका अभ्यास करना, ये जो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, सबसे कम प्रभावी तरीका हो जाएगा। बात समझ में है दोस्तों, ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, दूसरा नंबर, ये ऑप्शन तो इसके अकॉर्डिंग से हो जाएगा, लेकिन ऐसे तो गलत होगा, इसे कम प्रभावी तरीका में ही जाएगा, सबसे ज्यादा में नहीं जा पाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने 102 नंबर, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक। ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, पढ़िए समझिए जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो भाषा की पाठ्यपुस्तक हो सकता है, चलिए, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर हो सकता है। अच्छा, भाषा के व्याकरणिक नियम, ये तो कोई बात ही नहीं, नियम तो पहले आप हटा दीजिए। मैंने क्या बताया, भाषा सीखने का मतलब यही नहीं होता कि भाषा सीखने के व्याकरणिक नियम नहीं जानना है आपको, व्याकरणिक नियम आने चाहिए आपको। क्या मतलब, भाषा आप तभी माना जाएगा आपने सीखी है जब आप उस भाषा में अपनी बात सामने वाले तक रख पाएंगे, उसको समझा ले जाएंगे, अपनी बात आप सामने वाले को समझा लेगा, यह मान लिया जाएगा कि आपने भाषा पूरी तरीके से क्या सीख ली है। ठीक है, अब इसमें पहला ऑप्शन दोस्तों क्या दिया हो, समृद्ध भाषिक वातावरण। हाँ, ये ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही हुआ, फिर समझिए। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण, अब आपको क्या भाषा सीखनी है, मैंने आपको क्या बताया कि भाषा कब मानी जाएगी, आपने सीख ली, भाषा तब मानी जाएगी आपने सीख ली जब आप क्या कर रहे हो, आपने भाषा सीखी, भाषा सीखने के बाद अपनी बात, अपने मन के विचारों को आप सामने वाले तक रख पाए, सामने वाले को अपने मन के विचार आप समझा पाए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, और वो समझ गया। ठीक है, तो यह मान लिया जाएगा कि भाषा आपने सीख ली है। अच्छा, ऐसा करने में आप सफल कम होगा, आप भाषा, तो भाषा आप जैसे बोलते नहीं कि आप इंग्लिश, जैसे बोला कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, तो बोलते हैं कि इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया करो बोलने में, तो आप कहते हैं वैसा माहौल बनाते हैं। माहौल बनाने मतलब उस तरह की, जैसे कोई भाषा है, ये जरूरी नहीं इंग्लिश हो, कोई भाषा हो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कोई भी भाषा हो। अच्छा, उसको सीखने के लिए अगर वैसे ही माहौल में आप रहेंगे, आप हिंदी क्यों अच्छी जो बोल पाते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोगों के चारों तरफ समाज में हिंदी बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो जब हम हिंदी बोल रहे हैं चारों तरफ, जो हम बार बार हिंदी सुन रहे हैं, लोगों से हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हमें क्या है, हिंदी बोलने के बहुत बहुत सारे मौके मिल रहे हैं, हमें अवसर बहुत सारे मिल रहे हैं। तो हमारे लिए वो क्या होगा, वो हमारे लिए भाषिक वातावरण हो जाएगा। ठीक है ना, वैसा वातावरण हमें मिल रहा है। अब जब चूंकि वैसा वातावरण मिल रहा है तो हमें क्या हो जाएगा, तो हम उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हम जल्दी सीख पाएंगे किसी भी चीज़ को। तो समृद्ध भाषिक वातावरण इसलिए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वातावरण वैसा मिलेगा, तो हमारा जो भाषा सीखने की जो प्रक्रिया वो और तेज हो जाएगी और अच्छे से हम सीख पाएंगे। इसलिए पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। बात समझ में दोस्तों, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है 103 नंबर, दृष्टिबाधित। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, दृष्टिबाधित अगर कोई बच्चा है उसको अगर आप जब भाषा सिखा रहे हैं तो क्या करना है। पहला ऑप्शन है, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। अच्छा, चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिया। बच्चा कौन सा है, दृष्टिबाधित, मतलब देख नहीं सकता है। ठीक है, अब चौथा ऑप्शन आप देखिए, कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना चाहिए। ये तो क्या बात हुई। अच्छा, मैंने जब स्टार्टिंग के आपको सीटेट वाली क्लास पढ़ाई थी उसमें आपको मैंने बताया था ये चीज़, क्या कि आप कभी भी, बच्चा कैसा भी हो, आप कभी भी उसको सामान्य बच्चों से अलग नहीं करेंगे, आप उसको कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, उसके साथ आप बहुत बहुत उसकी मदद करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको आप बहुत मदद करने की कोशिश करेंगे तो वो आप पर आश्रित हो जाएगा। जबकि आपको क्या करना, बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना, बच्चा सारे काम स्वयं कर सके। आप उसको थोड़ा सा सहारा दे सकते हैं, सहारा देना अलग चीज़ है, लेकिन आप उसके सारे कार्य स्वयं कर रहे हैं, ये गलत चीज़ हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना नहीं, कम पाठों वाली क्यों पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसका दिमाग कम है क्या, जो है भाई वो भी अच्छे से सीख सकता है, आप उसको सिखाइए। तो ये ऑप्शन सबसे पहले आप हटाइए, चौथा वाला। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है,
उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। मैंने क्या बताया, आपको बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना, अगर आप उसको अलग कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप को हीन भावना का वो शिकारी हो जाएगा, बच्चे अपने आप को कमजोर मानने लगेगा। तो तीसरा ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग तुरंत गलत हो जाएगा, इसको आप हटा दीजिए, सबसे कट करिए सबसे पहले। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए। फिर देखिए वही बात बोल रहे हैं। मैंने आप फिर से, अच्छा आगे क्या, ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। विशेष ध्यान देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप सिर्फ उन्हें क्या करिए, सामान्य बच्चों के साथ बिठाइए, सामान्य बच्चों के साथ ध्यान दीजिए। आप देखिएगा वो बच्चा बहुत ही अच्छे से जल्दी ग्रोथ कर पाएगा। विशेष ध्यान देंगे वो बच्चा अपने आप को अलग सा महसूस करने लगेगा, तब समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अच्छा, पहला ऑप्शन क्या, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, ये ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा कैसा, दृष्टिबाधित है। मौखिक भाषा का प्रयोग जब आप करेंगे तो बच्चा सुनेगा, आप उसको कहानी कथन या फिर और कोई ऐसी मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से आप उसको कोई भी चीज़ समझाएंगे, बहुत जल्दी सीखेगा। सामान्य बच्चों के साथ बिठा के समझाएंगे तो और ही जल्दी सीखेगा। समझ में आई बात दोस्तों? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग। क्वेश्चन है 104 नंबर, बहुभाषिकता। अब क्वेश्चन का 104 नंबर, बहुभाषिकता क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मैंने आपको क्या बताया, बहुभाषिकता वाली कक्षा जब भी होती है तो एक अध्यापक जब उसमें पढ़ाने आता है तो एक पूरी रणनीति के साथ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुभाषी बच्चे होंगे। दूसरी चीज़, जब बहुभाषिकता वाली कक्षा होगी तो बहुभाषिकता में बच्चों के लिए बाधा नहीं दोस्तों उत्पन्न करेगी। वो उसमें बच्चे एक से अधिक भाषाओं को अच्छे से सीख पाएंगे, जल्दी सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर समय शिक्षक तो हर समय उनके साथ नहीं रहेगा ना। क्लास में थोड़ी देर के लिए शिक्षक, मान लिया जब क्लास चेंज होती है तो टीचर बाहर जाए, लेकिन बच्चे, उसका जो मित्र है वो अलग भाषा का होगा, वो अलग भाषा। जब उसमें दोनों मित्रता होगी तो वो एक दूसरे को अपनी बात समझाएंगे। धीरे धीरे थोड़े समय तो समस्या आएगी, लेकिन फिर क्या होगा, धीरे बहुत ही जल्दी क्या होगा, वे लोग दूसरी भाषाओं भी सीख जाएंगे। बहुत सारी भाषाएं भी वो लोग बहुभाषिकता कक्षा में एक से अधिक भाषाएं सीख जाएंगे। तो ये तो आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा ना तब। तो भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बात है, पहले आप ये ऑप्शन हटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या है, हटा दीजिए। दूसरा ऑप्शन है क्या, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालते, ये भी ऑप्शन गलत है दोस्तों। खतरे में क्या डाले भैया, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न कर, फिर गलत हो गया ऑप्शन। बाधा क्यों डाल रही है? बहुभाषिकता तो भाषा और भाषाओं को सिखाने में मदद कर रही है आपकी। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, बिल्कुल सही। भाषा सीखने में क्या हो जाएगा दोस्तों, एक महत्वपूर्ण संसाधन हो जाएगा। तो ये चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आए दोस्तों? 3 ऑप्शन गलत, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। समझ में आ गया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 105 नंबर, बच्चे विद्यालय आने से पहले, 105 नंबर है, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। अच्छा, ये देखिए पहला ऑप्शन है। अच्छा, पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए। भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन दोस्तों क्या था, बच्चे विद्यालय आने से पहले पहला ऑप्शन था भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। अच्छा, बात है कि देखिए भाषा के चारों कौशल, अब आपसे मैं पूछूं भाषा के चारों कौशल क्या आपको पता है? देखिए मैंने इसके पहले जो हिंदी की क्लास हुई थी मैंने उसमें आपको बताया था भाषा के कितने 4 कौशल होते, कौन कौन से? LSRW, कौन कौन से थे? LSRW। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं LSRW का एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसमें क्या होता है, LS लिसनिंग, S का मतलब क्या हो जाएगा, स्पीकिंग, R का मतलब होता है रीडिंग, W का मतलब क्या हो जाएगा, राइटिंग। ठीक है, इसमें क्या है, ये चारों कौशल होता है। ये चारों जो कौशल होते हैं आपके दोस्तों, ये क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। दोस्तों ये कैसे कौशल होते हैं, ये अंतः संबंधित होते हैं। इसमें क्या होता है, आपको ये चारों कौशल क्या होते हैं बच्चे, इन्हीं ये चारों कौशल मैंने LSRW, ये चारों जो कौशल दोस्तों ये मैंने क्रम से आपको बताया। कैसे बताया मैंने आपको, क्रम से बताया। तो इसमें एल का मतलब मैंने आपको बताया था लिसनिंग। अब लिसनिंग का मतलब क्या होता है, लिसनिंग का मतलब होता है श्रवण दोस्तों, क्या होता है, श्रवण। एस का मतलब होता है स्पीकिंग, स्पीकिंग का मतलब क्या होता है, वाचन, क्या होता है दोस्तों, वाचन। आर का मतलब होता है रीडिंग, रीडिंग का मतलब क्या होता है, पठन। डब्ल्यू का मतलब होता है राइटिंग, राइटिंग का मतलब होता है लेखन। तो इसमें श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, ये चारों क्या होते हैं, क्रम से लगे हुए होते हैं। श्रवण, वाचन, पठन, लेखन, ये चारों सीरियल से होते हैं। पहला जो शिक्षण कौशल होता है श्रवण होता है, दूसरा शिक्षण कौशल जो होता है दोस्तों वाचन होता है, तीसरा शिक्षण कौशल होता है जो दोस्तों पठन होता है, चौथा शिक्षण कौशल दोस्तों होता है वो लेखन होता है। अब इसमें पहला और तीसरा मतलब जो मैंने आपको बताया, एल का मतलब लिसनिंग और तीसरा जो आर मतलब रीडिंग बताया, तो पहला और तीसरा वाला जो दोस्तों होता है वो ग्रहणशील कौशल होता है। क्या होते हैं, ग्रहणशील, मतलब
सुन करके और पढ़ करके चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है ना। आप मतलब उनको ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, जो मैंने आपको दूसरा और चौथा बताया, दूसरा का मतलब स्पीकिंग और चौथे का मतलब डब्ल्यू मतलब राइटिंग, ठीक है। एस और डब्ल्यू, तो स्पीकिंग मतलब वाचन और डब्ल्यू मतलब राइटिंग, राइटिंग मतलब लेखन। वाचन और लेखन जो होता है ये दोस्तों होता है उत्पादक कौशल। क्या होता है? उत्पादक। इन्हीं को दोस्तों बोलते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। मतलब बोल करके और लिख करके आप अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो ये दोस्तों क्या हो जाते हैं? अभिव्यक्तात्मक कौशल हो जाते हैं। तो भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। ये क्या होता है? ये चारों चीज़ें बच्चे सीख आते हैं लगभग लगभग, ठीक है। ये क्या होगा? ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आए दोस्तों? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगर कौशल आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन है अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। अच्छा ये छोड़ दीजिए, पहले तीसरा देखिए, कोरी स्लेट होते हैं। नहीं, कोरी स्लेट नहीं, दो कुछ बच्चा मातृभाषा तो सीख ही के आता है। कोरी स्लेट कहाँ? मातृ अभी मैंने आपको क्या बताया, अधिगम और अर्जन में अंतर बताया था, ठीक है। मातृभाषा क्या क्या करता है दोस्तों? बच्चा अर्जन करता है, तो बच्चा अर्जन तो कर ही करता, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होता, नहीं। मातृभाषा जो सीख गया था उसका वो समुचित प्रयोग कर लेता, अपनी बात को बोल ले जाएगा, ठीक है। मातृभाषा में तो समझा ही ले जाएगा, तो चौथा भी सही हो जाएगा, ठीक है। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था, जो दूसरा ऑप्शन था दोस्तों, अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। तो ये क्या नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ दोस्तों नहीं आते दोस्तों। ये ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, ये नहीं सही होगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आए दोस्तों? अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों है, निर्देश क्या है? प्रश्न संख्या 106 से 114 गद्यांश। अब दोस्तों गद्यांश है, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में समुचित विकल्प चुनिए, सबसे उचित विकल्प चुनिए। गद्यांश पढ़िएगा क्या है। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं, और तीसरा समूह क्या था? उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। दोस्तों 3 तरह के बच्चों की तुलना की, फिर समझ लीजिए कौन कौन से बच्चे। एक तरफ वे बच्चे हैं जो केवल दुकानदारी करते, स्कूल नहीं जाते। एक तरफ वे बच्चे हैं जो दुकान भी संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। तीसरा क्या है? जो केवल स्कूल जाते हैं, दुकान नहीं जाते हैं, ठीक है। अब 3 तरह के बच्चों की भी दोस्तों तुलना की गई। क्या है? उनसे गणना के इबारती पर सवाल पूछे गए, मतलब उनसे कैलकुलेशन वाले इबारती सवाल पूछे गए, ठीक है। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने, जो दुकानदार नहीं हैं, जो मतलब केवल स्कूल जाते दुकानदार नहीं थे, मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया। मतलब उन्होंने मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया बनिस्बत उनके, बल्कि इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो दुकानदार थे, जो बच्चे दुकानदार थे, स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां की। उन्होंने क्या कि स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सका। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते हैं। दोस्तों क्या था, स्कूली बच्चों से पूछा तो उन्होंने क्या हुआ, अपना जो मेंटली जो सोचने वाली चीज़ थी उन्होंने बहुत कम यूज़ किया। उन्होंने क्या कॉपी पेन का ज़्यादा यूज़ करने के उसमें थे वो लोग, उन्होंने क्या उसमें दिमाग कम लगाया। लेकिन जो दुकानदारी वाले बच्चे थे वो उन्होंने गलतियाँ बहुत कम की, वो जल्दी से बता दिया। अब इसमें क्या है, जिसका कारण उन्होंने, जो स्कूली बच्चे थे उन्होंने जो गलतियाँ की उसका कारण नहीं समझा जा सका, ठीक है। लेकिन इससे यह साबित हुआ कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है। जबकि स्कूलों के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। स्कूली जो बच्चे थे उन्होंने हिसाब लगाने में भयंकर गलतियां कर दी, लेकिन जो दुकानदारी वाले बच्चे थे वे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर वे गलती करते तो उनका जो असर था उनके सीधे उनके क्या कहते हैं, उनके काम पर पड़ रहा था। आगे पढ़िए, देखिए आगे क्या है, ये है आगे। इससे स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है, वे अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। भाई जब आप कोई चीज़ डेली का डेली सीख रहे हैं, डेली का डेली आपको किसी चीज़ से जूझना पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसमें उसका हल निकालें, उसमें कोई ना कोई शॉर्टकट आप बना ही लेंगे। अगर आप डेली का डेली आप कोई धंधा कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, तो आप इसमें क्या करते हैं, आप उसमें जो अर्थमेटिक होते हैं, अंकगणित होती है, बहुत तेज हो जाती है। क्योंकि सब्जी वाला या दुकान वाला वो कभी भी कॉपी पे लिख के नहीं जोड़ता, वो तुरंत आपको रेट देता है। क्यों? क्योंकि उसको डेली उसका रोज का वही काम होता है, उसको व्यावहारिक क्षमता बहुत तेज होती है, व्यावहारिक जो गणित होती है बहुत ही तेज हो जाती है, ठीक है। वो क्या, तो वो तुरंत जोड़कर बता देगा आपको। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। अच्छा, इस बात पर भी देखिए गौर फरमाइए
कि इस तरह की दक्षताएं जो हैं भाई, जो बच्चा स्कूल जा रहा हो, जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा केवल दुकान चला रहा है, तो जो दुकान चला रहा है उसको कितना रुपया, उसके पास सामने कितना, अगर आप एक आलू की सब्जी की दुकान है तो 10 किलो आलू, 20 किलो आलू बहुत ज़्यादा, 1 क्विंटल आलू आप बोरा लाते होंगे, 2 क्विंटल लाते होंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं ला रहे ना आप आलू। तो उसमें क्या होता है, एक सीमित एक क्षेत्र तक की एक मतलब एक स्तर तक जाने के बाद उसका विकास रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसको उतने ही दायरे में रहकर अपना धंधा या बिजनेस करना होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वहीं उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। इसलिए अच्छा, वे लोग क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिवेश है जो कि ज्ञान को बढ़ाने व बनाने में मदद करते हैं, वहीं उस ज्ञान को वे लोग संकुचित और सीमित कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, ये तो था पैराग्राफ, आपका गद्यांश था, मैंने पढ़ दिया। अब आप क्वेश्चन पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, समस्याओं को हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है। जो अभी मैंने पैराग्राफ पढ़ा आपका, ये किससे जुड़ा हुआ है, किस इसका मतलब विषय कौन सा जुड़ा है। भाषा, क्या भाषा की बात हुई? नहीं, पहले गलत करिए इसको। सामाजिक विषय की ये भी बात नहीं हुई भी। दुकानदारी की बात हुई, लेकिन विषय पूछ रहा गणित। दोस्तों गणित क्या हो जाएगा, विषय पूछा, दुकानदारी कोई विषय नहीं, दुकानदारी हटाइए, गणित सही हो जाएगा। बात समझ में आया दोस्तों? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़िएगा, 107 नंबर। किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का प्रयोग ज़्यादा किया? कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया? ठीक है, ऑप्शंस हैं, जो दुकानदारी करते हैं, ठीक है, जो सिर्फ स्कूल जाते हैं, जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते हैं और ना ही स्कूल जाते हैं, जो बच्चे दुकानदारी नहीं करते हैं। अच्छा, जो बच्चे दुकानदारी नहीं करते उन्होंने उसने बताया था मौखिक गणना को उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया, तो पहले चौथा हटाइए। जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते ना स्कूल जाते उनको तो कोई वो वही नहीं करेंगे, वो लोग, ये भी हटाइए। जो सिर्फ स्कूल जाते हैं तो दुकानदारी करते हैं। और जो सिर्फ स्कूल जाते हैं वही बच्चे हो गए ना, जो बच्चे सिर्फ स्कूल जाते हैं तो वही लोग, उन्होंने मौखिक गणना का प्रयोग ही क्योंकि वो तो लिखने वाले पर आ जाए। जो दुकानदारी करते हैं वे लोग, मैंने क्या बताया, जो बच्चा बिजनेस करता है, जो बच्चा कोई ना कोई दुकान कर रहा है, वो लोग कभी कॉपी पेन का जल्दी यूज़ नहीं करते, बहुत जल्दी बता देते वो लोग। तो इन्होंने अभी क्वेश्चन पाए, लेकिन ये जो ज्ञान मैं आपको क्वेश्चन का जो आंसर आप इस तरह के देंगे तो अपने व्यवहारिक आधार पर नहीं देंगे। आप हमेशा गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर ही आंसर लगाएंगे। आयोग जो आंसर मानता है वो गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर ही सही करेगा। वो आप चाहे जितना आप सही आंसर कर दें अपने पास से, भले लाख तर्क आपका सही हो जाए, लेकिन जो सही ऑप्शन वही होगा जो गद्यांश में दिया होगा, ठीक है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 108 नंबर। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करना चाहिए। ये सही है। बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं, बच्चों को गणित सीखना चाहिए। ये तीसरा ऑप्शन तो और मजेदार है, पहले इसको टाइए। सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं, मतलब बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकान करनी पड़ेगी। बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। दो ऑप्शन एक भी दूसरे डिपेंड है, दोनों हटा दीजिए। चौथा ऑप्शन, बच्चों को गणित सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए, हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद के आधार पर पूछ रहा है। अभी एक लाइन आपने पढ़ी ऊपर, बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं में स्वतः ही दक्षता हासिल कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है 109 नंबर। 109 नंबर क्वेश्चन क्या है, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते हैं। दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते हैं, क्योंकि दुकानदार जो बच्चे होते हैं वे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वे जन्म से ही बहुत दक्ष हैं। ऑप्शन देखिए किस तरह के हैं, वे जन्म से ही बहुत दक्ष हैं, वे कभी भी गलती नहीं करते हैं, गलती का असर उनके काम पर पड़ता है, इससे उन्हें माता पिता से डांट पड़ेगी। भाई डांट तो पड़ेगी अगर दुकानदार बच्चे गलती करें, लेकिन पहला ऑप्शन हटा दीजिए, वे जन्म से ही बहुत दक्ष, ये आप हटा दीजिए पहला, ठीक है, आप इसको हटा दीजिए। वे कभी गलती नहीं करते, ऐसा नहीं, दुकानदार से भी गलती हो जाती है, कभी गलती नहीं करते, ये तो कभी हो, तो दुकानदार से भी गलती कर दिया, आपने भी देखा होगा, ठीक है। इससे उन्हें माता पिता डांट पड़ेगी, डांट तो पड़े, लेकिन ये तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। अभी मैंने आपको जब पैराग्राफ पढ़ाया, जब आपको मैंने गद्यांश पढ़ा, तब आपको एक जगह मैंने बोला था कि दुकानदार बच्चों से गलती क्यों नहीं होती जल्दी, क्योंकि उनका असर जो होता है सीधे उनके काम पर पड़ता है, इसलिए वे हमेशा उस पर बहुत ही शार्प माइंडेड, उस पर बहुत ही बिल्कुल पैनी निगाह से वे काम करते हैं, उसको बहुत ही बिल्कुल दिमाग उसी में स्थिर रखते हैं, तब वो काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका अगर गलती हुई तो उनके सिर्फ उनके बिजनेस पर उसका असर पड़ता है। तो तीसरा ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं 110 नंबर।
जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं है तो उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर, वे दक्षताएं जो हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं है तो उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर क्या होता है, अच्छा होता है, संतोषजनक होता है, अच्छा खराब होता रहता है, खराब होता है, खराब नहीं होता है, ये पहले हटा दीजिए, खराब होता नहीं। अच्छा, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जब आप इसमें पढ़ेंगे तो जिसमें क्या होता है, जो दक्षता हमारे दैनिक जीवन में काम है, कभी कभी हम उनमें अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं, कभी कभी होता है खराब कर जाते हैं, लेकिन हमेशा संतोषजनक हो ये तो गलत बात है। हमेशा अच्छा ही हो भी नहीं गलत हो सकता है, हमेशा अच्छा उसमें होगा जिसमें आप रोज काम कर रहे हो, जिसमें हम दक्षताएं हासिल नहीं उनमें हम कभी कभी काम कर रहे हैं, तो वो कभी अच्छा होंगे कभी खराब होंगे, अच्छा खराब होता रहता है, ये ऑप्शन सही होगा आपका दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन क्या देखिएगा, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को, सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को संकुचित कर सकता है, सीमित कर सकता है, बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है, बनाने में मदद कर सकता है। अनुच्छेद के आधार पर जब आप इसको पढ़ेंगे पूरा पैराग्राफ तो आप देखेंगे क्या कि बनाने में जो ये सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश है ये बनाने में मदद भी करता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि जब आप रोज बच्चे जो गणित का जो दुकानदारी करते हैं तो वो गणित तो सीख जाते हैं, उसमें क्या होता है उनका लेकिन दायरा क्या होता है, सीमित रह जाता है। तो ये इस तरह का जो परिवेश होता है सामाजिक परिवेश और सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या होता है, ये बनाने में मदद भी करता है, उसे संकुचित और सीमित भी बनाकर रख सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा, 112 नंबर क्वेश्चन इक प्रत्यय का उदाहरण है। इक प्रत्यय, अब इसमें देखिए इक प्रत्यय किसमें लगा हुआ है, संकुचित, ठीक है, सांस्कृतिक, चूंकि सीमित, इक, इस देखिए बी नंबर जो सांस्कृतिक जो दिया हुआ है आपका, इसमें इक प्रत्यय लगा ना, सांस्कृतिक में दोस्तों क्या हो जाएगा, एक प्रत्यय लगा हुआ है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको मनगणित का अर्थ है, मनगणित, मनगणित का क्या दोस्तों अर्थ है, ठीक है। अब कठिन गणित मतलब मनगणित तो कठिन गणित नहीं, ये नहीं होगा। मनपसंद गणित ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना, अनुच्छेद के अकॉर्डिंग सुनो दोस्तों बताना आपको, तो मन ही मन हिसाब लगाना दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन जो मन ही मन हिसाब लगाना, ये सही होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। अगला की क्वेश्चन आपके सामने, संकुचित क्रिया का उदाहरण है दोस्तों, संकुचित किया गया, संकुचित क्रिया का उदाहरण है, अध्ययन किया गया, हिसाब लगाते हैं, दुकान संभालते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है। अब इसमें संयुक्त क्रिया क्या होती है, पहले आप ये समझ, संयुक्त क्रिया होती है जब दोस्तों क्या कोई एक उदाहरण दिया होता है, उदाहरण में जब आप कोई दो जो क्रियाएं दी गई हैं, ठीक है, उनमें से क्या करिए आप, उनमें जो क्रियाएं उनमें से उनके वर्ड्स को लेकर के उनमें ना लगाइए, ठीक है ना, उसमें आप ना लगाइए, अगर उसमें ना लगने पर क्रिया बन जाती है, ठीक है, ठीक है, तो वे क्या हो जाती हैं, वो क्रिया दो क्रियाएं से मिलकर बन जाती है। तो उसमें किया में देखिए करना और गया जाना, ठीक है, दो क्रियाएं इसमें बन जाएंगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या अध्ययन किया गया, इसमें क्या दो क्रिया होगी। हिसाब लगाते हैं, अब इसमें ये भी नहीं, इसमें नहीं बनेगी। दुकान संभालते हैं तो दुकान तो ऑब्जेक्ट हो, इसमें नहीं बनेगी। स्कूल जाते हैं, अब स्कूल में देखिए लगे ना लगाना, ये भी नहीं क्रिया बननी, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, आपका 114 में पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 115 से 120, कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियां पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तनमन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, वृंद लताएं पौधे डाली, चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही ये सृष्टि का उपहार। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन, हम सब इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो है सब बेकार। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। ये दोस्तों क्या है, पैराग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 115 नंबर, हरा भरा जीवन का क्या अर्थ है। हरा भरा दोस्तों जीवन, उसका क्या अर्थ है। अब इसमें क्वेश्चन क्या ऑप्शन है, हरे भरे रंगों से नहीं, हरा भरा नहीं, पेड़ पौधों से घिरा जीवन नहीं, हरियाली युक्त जीवन हो सकता है, लेकिन इसमें पहला ऑप्शन सी हो जाएगा, खुशियों से। अभी आप खुशियों की बात हुई ना, खुशियों से परिपूर्ण जीवन जो हो जाएगा, हरा भरा जीवन का दोस्तों यहाँ अर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं, ठीक है। अभी आपने पढ़ा पेड़ों की हवा, पहाड़ों चोटियां, नदियों की आवाज़, समस्त प्राकृतिक उपादान, तो अभी पेड़ पौधे नदियां सब कुछ पढ़े तो समस्त प्राकृतिक उपादान में दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आए दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने, पौधे व डालियां, वृंद लताएं, हरा भरा जीवन, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी। चौथे ऑप्शन दोस्तों सारे ऑप्शन मिक्स हो रहे हैं, तो सारे ऑप्शन का निचोड़ चौथे ऑप्शन में ऑलरेडी है, तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। यही क्या पैराग्राफ में भी सही आपका है। अगला क्वेश्चन 118 नंबर, कवि यह संदेश देना चाहता है कि, कवि यह संदेश देना चाहता है कि, ऑप्शन आपके सामने क्या है, चंदन के पेड़ लगाने चाहिए, जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, प्रकृति में पेड़ पौधे नदियां पर्वत आदि सब शामिल हैं।
ठीक है, चौथा तो सही है, प्रकृति में पेड़ पौधे और नदियां सब शामिल, लेकिन पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव, ये ऑप्शन दोस्तों तीसरा वाला आपके सामने सही हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने गलत होगा ये पैसेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है, मतलब जग से तुम हो और तुम्ही से प्यारा पूरा संसार, इस माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है, व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है, संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है। देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए क्या दोस्तों, व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर, मतलब आपका जो आप हैं और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, दूसरा वाला। बात समझ में आए दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, अनुपम से क्या अभिप्राय है? तो इसका क्या सीधा आंसर हो जाएगा, जिसकी उपमा ना दी जाए इसके, उसे क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। बात समझ में? ये तो था दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। आज हमारा जो है सी टेट का 29 जनवरी 2012 का सॉल्व पेपर जो हिंदी का सेक्शन था, ये मैंने आपको सॉल्व कराया। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। 2011 से 2019 तक की जो मैं सॉल्व पेपर्स करवा रहा हूँ आपके, उनकी नोटिफिकेशन, ताकि आपको ईजिली मिलती रह सके। थैंक यू।